अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के टॉपिक को। इस एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दूसरा हम लोग नर्व इम्पल्स की मूवमेंट भी कहते हैं कि नर्व इम्पल्स किस तरह से मूवमेंट होगा। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि नर्व इम्पल्स कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा और न्यूरॉन लीमा यानी कि न्यूरॉन के ऊपर कौन सी चार्जेस मौजूद होती हैं। जो चार्जेस चेंज नहीं हो रही, सेम मौजूद हैं, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में देखने को मिलती हैं। और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर हमें नर्व इम्पल्स को गुजरता हुआ देखते हैं। जब नर्व इम्पल्स गुजरता है न्यूरोलीमा से होता हुआ, न्यूरॉन से होता हुआ, न्यूरॉन के एक्सॉन से होता हुआ, जब नर्व इम्पल्स गुजरेगा तो चार्जेस के अंदर भी फ़र्क आएगा। ये नर्व इम्पल्स का गुजरना दरअसल चार्जेस में फ़र्क ही होता है। चार्जेस में फ़र्क आना मतलब कि नर्व इम्पल्स गुजर रहा है। तो इसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस पहले पैराग्राफ का डिस्कस करें, ये जो हमारे पास कम्प्लीटली यहाँ पर मौजूद है, दिस इज़ द समरी ऑफ द होल टॉपिक। जो पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको समराइज़ करके यहाँ पर बताया गया है। तो आइए इसी को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर लॉन्ग टॉपिक की तरफ भी हम जाएंगे। तो लिखा हुआ है, एक्शन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड व्हेन एनी स्टिमुलस रिसीव्ड बाय द न्यूरॉन। एक्शन पोटेंशियल की जगह पर हम नर्व इम्पल्स भी लगा सकते हैं। नर्व इम्पल्स तब प्रोड्यूस होगा जब स्टिमुलस हासिल होता है, हमारे पास सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब कोई चेंज आएगा, उसकी जो एनर्जी आएगी, न्यूरॉन के पास कोई चेंज होगा, उसकी एनर्जी जब न्यूरॉन के पास पहुंचेगी तब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। जब न्यूरॉन के पास एनर्जी पहुंचेगी यानी स्टिमुलस पहुंचेगा, तो उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, लिखा हुआ है द सोडियम चैनल्स ओपन। प्रोटीन के सेल मेम्ब्रेन में रास्ते होते हैं और हमने कहा कि वो रास्ते ऐसे होते हैं जो एक आयन को आने देते हैं, बाकी को आने नहीं देते। तो सोडियम के जो रास्ते हैं, जो प्रोटीन सोडियम को अलाउ करने वाला है, वो ओपन हो जाएगा और सोडियम के आयन से बाहर से इनसाइड सेल के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये डिफ्यूजन को फॉलो कर रहा है। डिफ्यूजन कहती है जो चीज़ जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से कम की डायरेक्शन में आएगी। हमने न्यूरोलीमा को देखा था। न्यूरोलीमा में मामला कुछ इस तरह से होता है कि सोडियम बाहर की तरफ ज़्यादा मौजूद होता है। जब ये रास्ता खुलेगा सोडियम वाला, तो बाहर का सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सोडियम का डिफ्यूजन के ज़रिए से अंदर की तरफ आ जाना, इससे ये होगा कि पहले बाहर ज़्यादा चार्जेस मौजूद थे पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद थी। लेकिन अब ये होगा कि यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस कम हो रही हैं और वही पॉजिटिव चार्जेस अंदर को ज़्यादा हो रही है। तो ये चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस चार्जेस के डिफरेंस को हम डीपोलराइजेशन कहते हैं। पहले बाहर पॉजिटिव चार्जेस थी, अंदर नेगेटिव चार्जेस मौजूद थी, लेकिन सोडियम के अंदर आने से ये होगा कि बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगी। चार्जेस का ये डिफरेंस हमारे पास डीपोलराइजेशन कहलवाएगा। तो यही बात लिखी हुई है कि सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम अंदर की तरफ आएगा। अभी इस पर डिपेंड करता है स्टिमुलस की इंटेंसिटी। स्टिमुलस की अगर इतनी एनर्जी है कि सोडियम के गेट्स को ओपन कर रहा है, चार्जेस के डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है, नर्व इम्पल्स को गुजार रहा है, तो ऐसे स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। ऐसा स्टिमुलस जो कि एक्शन पोटेंशियल को डेवलप कर सके। अगर वो एक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं कर पा रहा, यानी नर्व इम्पल्स को मूव नहीं करा पा रहा, तो उसे सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। मज़े लिखा हुआ है, द मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस फ्रॉम इट्स रेस्टिंग वैल्यू, depolarize and become positive on the inside of the membrane। वही बात हो रही कि पहले रेस्टिंग पोजीशन में मौजूद था, कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा था। अब रेस्टिंग वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। रेस्टिंग वैल्यू जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की मौजूद थी वो थी -70 मिली वोल्ट। ये रेस्टिंग वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और उसके अलावा डिपोलराइज हो जाएगा, अंदर से वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि रेस्टिंग वैल्यू -70 मिली वोल्ट थी, तो वो एक्शन पोटेंशियल के दौरान वैल्यू कितनी हमें देखने को मिलेगी, वो 50 मिली वोल्ट हमें देखने को मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू पहले जो हमें देखने को मिलती थी -70 मिली वोल्ट, नेगेटिव वैल्यू इसलिए थी क्योंकि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस थी। अब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, तो वैल्यू जो हमें देखने को मिलेगी वो हमें पॉजिटिव में यानी कि 50 मिली वोल्ट देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, आगे चलकर ये होगा कि सोडियम के गेट्स क्लोज हो जाएंगे। जब सोडियम के गेट्स क्लोज हो जाएंगे यानी कि अब अंदर वाला सोडियम बाहर नहीं जा सकता, और क्या होगा कि पोटाशियम चैनल्स ओपन, फिर पोटाशियम वाले रास्ते जो प्रोटीन के हैं वो खुल जाएंगे।
अब पोटाशियम अंदर हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है, वो पोटाशियम क्या होगा, वो बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, लिखा हुआ है कि पोटाशियम जब बाहर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि दोबारा से नेगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगी अंदर की तरफ। तो लिखा हुआ है कि नेगेटिव चार्जेस दोबारा से आ जाएंगी और वो रीपोलराइज हो जाएगा, यानी दोबारा से वो बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा। दिस रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट यूजुअली टेक फ्रॉम 10 to 30 मिली सेकेंड्स। बहुत ही थोड़े टाइम के लिए एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और फिर दोबारा से हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नज़र आ जाएगा और ये बहुत ही कम सेकेंड्स में हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं और डीपोलराइजेशन को समझते हैं। ये डीपोलराइजेशन जो कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा, ये डीपोलराइजेशन किस तरह से होगा, तो पहले आप ये समझिएगा कि हमारे पास एक स्टिमुलाई आएगा जिसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई कह रहे हैं, यानी कि ऐसा स्टिमुलाई जो एबल हो, इस काबिल हो कि वो एक नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सके। तो एक ऐसा स्टिमुलस जनरेट होगा, स्टिमुलस जिसकी वैल्यू हमारे पास होगी -55 मिलीवॉट। तो इसके आने से ये होगा कि मेम्ब्रेन के अंदर हमें चेंज देखने को मिलेगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर मेम्ब्रेन में जो चार्जेस हैं उनमें हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो यही बात यहाँ पर बयान की गई है। इट रिफर्स टू द ग्रेडेड पोटेंशियल स्टेट। ये जो है पोटेंशियल स्टेट के अंदर चेंज का मामला है। बिकॉज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऑफ अबाउट 55 माइनस मिलीवॉट काज द चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसकी वजह ये होगी कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसलिए चेंज हो रही है कि एक स्टिमुलस आ रहा है जिसकी वैल्यू -55 मिलीवॉट है और इसके आने से चेंज डेवलप होना शुरू हो जाएगा इस मेम्ब्रेन के अंदर। चार्जेस का चेंज ये डीपोलराइजेशन कहलवाएगा। मज़ीद वही बातें लिखी हुई हैं, द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेंज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनटू एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज कर ले, यानी कि नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रहा तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नर्व इम्पल्स को गुजार सके। दिस रिजल्ट्स इन अल्टरनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि जो चार्जेस मौजूद हैं नर्व इम्पल्स के अंदर, उसके अंदर अल्टरनेशन यानी कि उसके अंदर हमें अदला बदली देखने को मिलेगी। बिकॉज द स्टिमुलस काज द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, क्योंकि इस स्टिमुलस की वजह से इन्फ्लक्स यानी अंदर की तरफ सोडियम आयंस आना शुरू हो जाएंगे जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस हैं। और ये कितने आएंगे, बाय 10 टाइम्स मोर देन द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो कि हमारे पास सोडियम आयंस नहीं थे, उससे 10 गुना ज़्यादा सोडियम आयंस दरवाज़ों के खुलने से अंदर आना शुरू हो जाएंगे। दरवाजे हम किसको रेफ़र कर रहे हैं, हम दरवाजे उन प्रोटीन गेट्स को रेफ़र कर रहे हैं। मज़ीद लिखा हुआ है, फॉर दिस सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन, सोडियम के जो ओपन होंगे चैनल्स रास्ते। अब यहाँ एक बात लिखी हुई है, द एक्शन पोटेंशियल स्टेट इज़ बेस्ड ऑन ऑल आर नन मेथड, यानी कि एक्शन पोटेंशियल या तो हो सकता है या नहीं होगा। और ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, नर्व इम्पल्स जाएगा या नर्व इम्पल्स नहीं जाएगा। अब नर्व इम्पल्स कैसे नहीं जा सकता है या कैसे जा सकता है, तो इसके बारे में यही बात दोबारा से लिखी हुई है, इफ़ द स्टिमुलस इज़ नॉट मोर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है -55 मिलीवॉट, अगर उतना स्टिमुलस के पास वैल्यू नहीं है, देन देयर विल बी नो एक्शन पोटेंशियल स्टेट। तो फिर एक्शन पोटेंशियल हमें देखने को नहीं मिलेगा। न्यूरोलिमा अपनी रेस्टिंग में रहेगी, पूरी न्यूरोलिमा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहेगी, कोई हमें नर्व इम्पल्स की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इफ़ द स्टिमुलस इज़ मोर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू, लेकिन अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा हो, थ्रेशोल्ड ये कम से कम वैल्यू है, इतनी तो होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर ज़्यादा हमारे पास स्टिमुलस की एनर्जी है, देन इट विल जनरेट अ नर्व इम्पल्स दैट विल ट्रेवल अक्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द न्यूरोलिमा, और फिर वो पूरी सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ, पूरी न्यूरोलिमा से होता हुआ नर्व इम्पल्स हमें गुजरता हुआ देखने को मिलेगा। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा इसके पास स्टिमुलस के पास एनर्जी है, तो ऑल यानी कि तमाम का तमाम न्यूरोलिमा से स्टिमुलस गुजर जाएगा, या नन यानी कि बिल्कुल भी स्टिमुलाई नहीं गुजर पाएगा। तो अब हम इन सोडियम के रास्तों का जिक्र करते हैं। तो लिखा हुआ है सबसे पहले इसकी हेडिंग के अंदर, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन चैनल्स कैरीज एन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस गिविंग राइज टू डीपोलराइजेशन। जब रास्ते ओपन होंगे तो सोडियम आयंस आना शुरू हो जाएंगे, नतीजे में डीपोलराइजेशन देखने को मिलेगी, यानी कि न्यूरोलिमा के बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर की तरफ सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगी।
आगे मज़ीद लिखा हुआ एज द चैनल्स बिकम क्लोज्ड आर इनएक्टिवेटेड द डीपोलराइजेशन एंड। जब तक सोडियम के रास्ते खुले हुए हैं तब तक तो सोडियम आता रहेगा और अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होती रहेगी, यानी डीपोलराइजेशन होती रहेगी। लेकिन जैसे सोडियम के रास्ते बंद हो जाएंगे तो सोडियम मज़ीद आना बंद हो जाएगा और फिर डीपोलराइजेशन भी ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद लिखा हुआ है आफ्टर सेल हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ रेस्टिंग पोटेंशियल दैट सेल हैज़ द कैपेसिटी टू अंडरगो डीपोलराइजेशन। जब कोई सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मौजूद है, जब कोई सेल नर्व इम्पल्स को गुजार नहीं सकता, उसके पास एबिलिटी है कि वो नर्व इम्पल्स को गुजार सकता है, वो डीपोलराइजेशन में जा सकता है, वो चार्जेस को अपनी चेंज कर सकता है। ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रैपिडली शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो -70 मिली वोल्ट होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, लेकिन डीपोलराइजेशन के नतीजे में ये शिफ्ट हो जाती है, यानी नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू बन जाती हैं। और वो हमें कितनी देखने को मिल रही थी, वो हमने 50 मिली वोल्ट देखने को मिल रही थी। अब यहाँ लिखा हुआ है फॉर दिस रैपिड चेंज टू टेक प्लेस विद इन द इंटीरियर ऑफ द सेल। सेल के अंदर डीपोलराइजेशन को होने के लिए कि ये जल्दी से प्रोसेस हो सके, सेवरल इवेंट्स मस्ट अकर अलोंग द न्यूरोलिमा ऑफ द सेल। तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए तब जा कर के न्यूरोलिमा के पास ये चेंजेस आएंगे। उनमें से कौन सी चीज़ें हैं वो आगे डिस्कस की जाएंगी कि कौन सी चीज़ें होंगी तो डीपोलराइजेशन ज़्यादा जल्दी से होगा। वाइल द सोडियम पोटाशियम पंप कंटिन्यूज टू वर्क। सोडियम और पोटाशियम वाला जो पंप था वो अपना काम करता रहेगा, यानी कि वो 3 सोडियम को बाहर भेज रहा होगा, नतीजे में वो लेकर आ रहा होता है 2 पोटाशियम को अपने अंदर। मज़ीद लिखा हुआ है द वोल्टेज गेटेड चैनल्स दैट हैज़ बीन क्लोज्ड व्हेन द सेल वाज एट रेस्टिंग पोटेंशियल और ओपनड इन रिस्पॉन्स टू इनिशियल चेंज इन द वोल्टेज। जब स्टिमुलस आएगा तो वहाँ पर वोल्टेज के अंदर, यानी कि वहाँ चार्जेस में चेंज आता है, तो उस नतीजे में ये जो गेट होते हैं वोल्टेज गेट, ये चार्जेस के मामले में, वोल्टेज के मामले में सेंसिटिव होते हैं। हल्का सा स्टिमुलस आया, वोल्टेज में चेंज आया तो ये गेट्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो लिखा हुआ एज द सोडियम आयंस रश बैक इनटू द सेल दे एड पॉजिटिव चार्ज इन द सेल इंटीरियर। जब सेल के अंदर आना शुरू करेंगे सोडियम तो वो सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज को ऐड करेंगे एंड चेंज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेटिव से ये पॉजिटिव में लेकर आएंगे, -70 मिली वोल्ट से 50 मिली वोल्ट पर लेकर आएंगे। वंस द इंटीरियर ऑफ द सेल बिकम मोर पॉजिटिवली चार्ज डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल इज कम्प्लीटेड। जब सेल का अंदर का हिस्सा, न्यूरॉन के अंदर का हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो डीपोलराइजेशन ख़त्म होगी एंड द चैनल्स क्लोज वंस अगेन, और फिर सोडियम वाले चैनल्स दोबारा से बंद हो जाते हैं। इस तस्वीर के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दिखाया हुआ है कि सेल के बाहर जो सोडियम का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है पोटाशियम के मुकाबले में, और बाहर की तरफ आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। लेकिन सेल के अंदर की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनसाइड सेल पोटाशियम ज़्यादा है सोडियम के मुकाबले में और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन गेट्स के ज़रिए से क्या हो रहा है कि जो सोडियम हमारे पास मौजूद है वो बाहर की तरफ जा रहा है, 3 सोडियम के बाहर जा रहे हैं और 2 पोटाशियम के अंदर आ रहे हैं। ये सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से हो रहा है कि सोडियम बाहर जा रहा है, पोटाशियम अंदर दाखिल हो रहा है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि ये जो गैसेस हैं डिफ्यूजन वाले, ये जो हैं बंद हुए पड़े हैं, जो कि सोडियम को अंदर लेकर आते और पोटाशियम को बाहर लेकर जाते। तो ये गेट्स बंद रहते हैं। और ये जो सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा है, ये काम करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो पोटाशियम को अंदर लेकर आएगा और सोडियम को बाहर लेकर जाएगा। तो ये बेसिकली ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डिस्कस किया गया है। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल के हवाले से कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं रीपोलराइजेशन के बारे में। तो इसके बारे में लिखा हुआ इट इज़ अ कंडीशन ड्यूरिंग विच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रिस्टोर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरोलिमा। न्यूरोलिमा के बाद पुरानी सूरत हाल हो जाए तो इस कंडीशन को रीपोलराइजेशन कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। जो एक्सोप्लाज्म है यानी कि साइटोप्लाज्म है एक्सोन का, उस एक्सोन के प्लाज्म के अंदर, एक्सोन के फ्लूइड के अंदर सोडियम ज़्यादा मौजूद है। सोडियम के ज़्यादा होने की वजह से चार्ज फिर डिफरेंस हो जाएगा और उस वजह से पोटाशियम चैनल्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन स्टेट ए फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस थ्रू द पोटाशियम चैनल अकर्स। रीपोलराइजेशन के दौरान क्योंकि पोटाशियम के गेट खुले हुए हैं, उन पोटाशियम के गेट्स के ज़रिए से पोटाशियम बाहर जाना शुरू हो जाएगा, सेल के बाहर चला जाना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स सोडियम वोल्टेज गेटेड विल बी क्लोज्ड। जब पोटाशियम वाले चैनल्स खुलेंगे तो सोडियम वाले चैनल्स बंद हो चुके होंगे।
दस नो सोडियम आयंस विल मूव इनसाइड द मेम्ब्रेन, और सोडियम के आयंस अब सेल के अंदर दाखिल नहीं होंगे। देयरफॉर रिपोलराइजेशन हेल्प इन मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग द ओरिजिनल मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट। तो इस रिपोलराइजेशन के नतीजे में जो मेम्ब्रेन का पुराना स्टेट था, यानी कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस, ये दोबारा से बहाल हो जाएंगी। इस तस्वीर के अंदर ये एक हिस्सा दिखाया गया है न्यूरोलीमा का, यानी कि एक्सोन का एक हिस्सा दिखाया गया है। अब आप देखेंगे कि रेड कलर से जो जाहिर किया गया है, ये नर्व इम्पल्स को जाहिर किया हुआ है कि नर्व इम्पल्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। नर्व इम्पल्स यहाँ पर मौजूद है, तो जहाँ नर्व इम्पल्स मौजूद है वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस आ चुकी हैं अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्जेस आ चुकी हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, के चार्जेस शिफ्ट हो चुकी हैं और डीपोलराइजेशन हमें नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आगे चल कर के हमें जो है दोबारा से यहाँ पर रिपोलराइजेशन नज़र आ रही है। यहाँ पर रिपोलराइजेशन है और चार्जेस दोबारा से बहाल हो चुकी हैं, लेकिन आगे डीपोलराइजेशन, ये वाला पूरा पार्ट इस वक्त रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मौजूद है। थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास नर्व इम्पल्स है वो और आगे आ चुका होगा। पुराना जो हिस्सा था वो दोबारा से रिपोलराइज हो चुका है और आगे का हिस्सा जो है वो डीपोलराइज हो चुका है। यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये वाला हिस्सा इस अगली तस्वीर के अंदर डीपोलराइज हो चुका है और उसके पीछे वाला हिस्सा जो है, ये जो पुराना हिस्सा है, ये दोबारा से रिपोलराइज हो चुका है, चार्जेस दोबारा से बैलेंस हो चुकी है। इसी तरह से फिर आप आगे देखेंगे तो थोड़ा और आगे वाला पार्ट जो है वो अब डीपोलराइज हो चुका है और बाकी पुराने पार्ट जो हैं दोबारा से रिपोलराइज हो चुके हैं, यानी कि वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जा चुके हैं। और इसी तरह से नर्व इम्पल्स फिर आगे चलता रहेगा और डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ये दोनों हमें देखने को मिलेंगी। अब इस तस्वीर को अगर आप समझेंगे तो आपको यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों समझ आ जाएंगे। दोनों किस तरह से समझ आ जाएंगे, शुरू में आप देखें यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रही है, दोनों गेट्स इस वक्त बंद हैं और सोडियम पोटेशियम अपने असल हालत में मौजूद है। यानी कि अगर सोडियम बाहर की तरफ मौजूद है, पोटेशियम अंदर की तरफ मौजूद है और वो अपने एक फ़िक्स तादाद में मौजूद। फिर क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास स्टिमुलस आएगा, इस स्टिमुलस के आने से जो गेट्स हैं सोडियम वाले, ये दोनों ही ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम के गेट्स ओपन हो जाएंगे, इन गेट्स के ओपन होने से सोडियम का अमाउंट अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सोडियम का अमाउंट जब अंदर की तरफ आ जाएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगी, बाहर नेगेटिव चार्ज। इस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन हो चुकी है। और ये डीपोलराइजेशन होने की वजह से जो पोटेंशियल वैल्यू है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, 50 मिली वोल्ट ये वैल्यू हो जाएगी। फिर दोबारा से ये होगा कि सोडियम के गेट्स बंद हो जाएंगे और पोटाशियम के गेट्स खुल जाएंगे। दोबारा से ये चार्ज नीचे आ जाएगी और दोबारा से चार्ज नीचे आ जाएगी। इस कंडीशन को हम दोबारा बोलेंगे रीपोलराइजेशन। फिर जब नेगेटिव चार्जेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस कंडीशन को हाइपर पोलराइज कहा जाएगा। और ये पीरियड जो है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड होता है जब एक नर्व इम्पल्स सक्सेसफुली गुजर चुका है और उसके बाद फिर वो अगेन प्रिपेयर कर रहा है दोबारा नर्व इम्पल्स को गुजारने के लिए। तो ये एक बहुत ही छोटा सा कुछ गैप आता है, फिर उसके बाद रेस्टिंग पोटेंशियल होगा दोबारा से, फिर हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से देखने को मिलेगा। तो इस तरह से नर्व इम्पल्स गुजरते रहते हैं। आगे मज़ीद लिखा हुआ है अंटिल पोटेशियम चैनल्स क्लोज, जब तक पोटेशियम के जो चैनल्स हैं, रास्ते हैं, वो बंद हो। नंबर्स ऑफ पोटेशियम आयंस that have moved across the membrane is enough to restore the initial polarized potential state। इस पोटेशियम के आयंस के बाहर जाने से ये होगा कि हमारे पास पोलराइज स्टेट दोबारा देखने को मिल रही है। दोबारा से चार्जेस का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मेम्ब्रेन बिकम हाइपर पोलराइज्ड, और बहुत ज़्यादा पोटेशियम जा चुके हैं तो इस कंडीशन को हाइपर पोलराइज कहेंगे। और लिखा हुआ एंड हैज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -90 मिली वोल्ट, बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव के अंदर -90 मिली वोल्ट की। और हमें मालूम है आमतौर पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है। अब आगे के पैराग्राफ्स के अंदर, ये कंप्लीट पैराग्राफ के अंदर वही सेम बातें रिपीट की गई हैं। वो कौन सी बातें हैं? जैसे लिखा हुआ है आफ्टर अ सेल हैज़ बीन डीपोलराइज, जब सेल डीपोलराइज हो चुका था, इट अंडरगो वन फाइनल चेंज इन इंटरनल चार्ज। फिर उसके बाद आखिरी चेंज आएगा इंटरनल चार्ज के अंदर। इंटरनल चार्ज में कैसे चेंज आएगा? वही बातें कि फॉलोइंग डीपोलराइजेशन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स दैट हैज़ बीन ओपन व्हाइल द सेल वाज अंडरगोइंग डीपोलराइजेशन क्लोज अगेन। जो गेट सोडियम को लेकर आने वाले थे वो बंद हो जाएंगे दोबारा से, जो पहले खुले हुए थे
और फिर क्या होगा, इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज विद इन द सेल नाउ काज द पोटेशियम चैनल्स टू ओपन। फिर अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगी तो पोटेशियम की गेट जो है वो ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम आयंस जो हैं वो बाहर जाना शुरू करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को फेवर करेंगे, मतलब कि वो देखेंगे कंसंट्रेशन कहाँ नेगेटिव चार्जेस की ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो वो जो है मूव आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जाएंगे और सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं डिक्रीज हो जाएंगी और दोबारा सेल रेस्टिंग पोजीशन में चला जाएगा। आगे लिखा हुआ है द सोडियम पोटेशियम पंप वर्क्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट दिस प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस के दौरान सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो वर्क कर रहा होता है और इसका बेसिकली काम अंदर के माहौल को मेंटेन रखना होता है और अंदर के माहौल को नेगेटिव चार्ज रखना, बाहर को पॉजिटिव चार्ज रखना, ये सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है कि वो सोडियम को बाहर भेज रहा है पॉजिटिव चार्जेस को, अंदर नेगेटिव चार्जेस ला रहा है, यानी कि पोटेशियम को कम अंदर दाखिल कर रहा होता है। वैसे ये इसका काम होता है नेगेटिव चार्ज को अंदर बहाल करके रखना। फिर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में लिखा हुआ है द रिफ्रैक्टरी फेज इज अ ब्रीफ पीरियड आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। जब नर्व इम्पल्स गुजर चुका है तो उसके बाद का जो मरहला है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान क्या होगा, लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेम्ब्रेन प्रिपेयर itself फॉर द कंडक्शन ऑफ सेकेंड स्टिमुलस आफ्टर रिस्टोरिंग द ओरिजिनल रेस्टिंग स्टेट। जब हमें मालूम है डिपोलराइजेशन होगी तो फिर हमें रीपोलराइजेशन देखने को भी मिलेगी। रीपोलराइजेशन के बाद रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कायम हो जाता है। तो जब डिपोलराइजेशन हो चुकी है तो उसके बाद दोबारा से हमारे पास उस न्यूरोलीमा का दूसरा हिस्सा चाहेगा कि वहाँ से भी नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो, तो थोड़ा बीच में गैप आएगा, उसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कह रहे हैं, जो कि 2 मिलीसेकंड का गैप होगा। उसके बाद दोबारा से हमारे पास नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगा। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस द सोडियम एटीपी ड्राइवन पंप अलाउ द रीस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरिजिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। इस प्रोसेस के दौरान जो सोडियम पोटेशियम पंप्स हैं वो एटीपी की मदद से दोबारा से ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे सोडियम और पोटेशियम की, यानी कि वो सोडियम को बाहर भेजेंगे, पोटेशियम को अंदर लेकर आएंगे और इस नतीजे में दोबारा से हमारे पास अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगी। फिर मज़ीद लिखा हुआ है द सोडियम एंड पोटेशियम एटीपी पंप ड्राइवन बाय यूजिंग एटीपी हेल्प्स टू रिस्टोर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट फॉर द कंडक्शन ऑफ सेकेंड नर्व इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई। फिर दोबारा से पुराने जैसा माहौल हो जाएगा, पुराने जैसा मतलब कि पोटेशियम अंदर ज़्यादा हो जाएंगे और सोडियम बाहर ज़्यादा हो जाएंगे। ये होंगे हमारे पास इसी सोडियम पोटेशियम पंप की मदद से, इसमें एनर्जी यूज़ होगी। इस मरहले के दौरान हमें दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन स्टेट देखने को मिलेगी ताकि दोबारा से स्टिमुलस आए तो दोबारा से फिर सोडियम अंदर दाखिल हो, पोटेशियम बाहर जाए। तो ये जो बीच का थोड़ा सा पीरियड है इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाएगा, जो कि दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेशियम लाने में मदद करेगा। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है इसका काम क्या होगा, लिखा हुआ है इट काजेज द मूवमेंट ऑफ आयंस बोथ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आयंस को भेज रहा होगा, यानी कि अगर सोडियम इतना बाहर भेज चुका है कि सोडियम का अमाउंट बाहर ज़्यादा है, फिर भी ये सेल से यानी कि जहाँ सोडियम कम मौजूद है वहाँ से वो सोडियम को बाहर की तरफ भेजेगा। इसी तरह से सेल के बाहर से वो पोटेशियम को अंदर लाने का काम करेगा। बाहर पोटेशियम जो है कम है, अंदर ज़्यादा है, तो फिर भी ये पोटेशियम को अंदर लाने का काम कर रहा होगा। ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप का काम होगा। और किस तरह से होगा, लिखा हुआ है फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयंस दैट मूव इनसाइड द सेल 3 सोडियम आयंस आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड। 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम बाहर जाएंगे। वही बात लिखी हुई दिस प्रोसेस रिक्वायर एटीपी। इस प्रोसेस में एटीपी चाहिए होगी, एनर्जी का सोर्स चाहिए होगा, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ आयंस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ बोथ आयंस। क्योंकि मूवमेंट दोनों की कंसंट्रेशन के खिलाफ हो रही है, यानी कि कम से ज़्यादा में हो रही हैं, वरना चीज़ें ज़्यादा से कम में जाती हैं। मतलब अगर सेल में ज़्यादा चीज़ें वो बाहर जाएगी, सेल में कम चीज़ें तो फिर बाहर से अंदर आएगी। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर सेल में ज़्यादा चीज़ है बाहर कम है तो भी कम चीज़ अंदर की तरफ आ रही है। अब हम जिक्र करते हैं हाइपर पोलराइजेशन के बारे में, जब चार्ज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन काजेज एन ओवरशूट इन द पोटेंशियल ऑफ द सेल। रीपोलराइजेशन होती है तो जो पोटेंशियल सेल का होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। डीपोलराइजेशन में पोटेंशियल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, चार्जेस बहुत ज़्यादा सेल में पॉजिटिव हो जाती है। रीपोलराइजेशन में बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव चार्जेस हो जाती हैं। पोटाशियम आयंस कंटिन्यू टू मूव आउट थ्रू पोटाशियम चैनल्स। पोटाशियम के आयंस बाहर जाना शुरू कर देंगे पोटाशियम चैनल्स के ज़रिए से। और क्लोरीन इन्फ्लक्स थ्रू क्लोरीन चैनल्स, यहाँ पर क्लोरीन सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सेल के अंदर अगर क्लोरीन आ रहा है
तब भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगी, क्योंकि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होती है। और अगर पोटाशियम बाहर जा रहा है तब भी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगी। तो एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। लिखा हुआ है देयरफॉर द रेस्टिंग पोटेंशियल इज एक्सीडेड एंड द न्यूली सेल पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव देन द रेस्टिंग पोटेंशियल। और फिर बहुत ज़्यादा हमें सेल जो है नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी और रेस्टिंग पोटेंशियल से भी वो ज़्यादा नेगेटिव होगी। रेस्टिंग पोटेंशियल की वैल्यू -70 मिली वोल्ट होती है, लेकिन यहाँ पर -75 मिली वोल्ट वैल्यू हमें देखने को मिलेगी जब क्लोरीन भी अंदर आ रहा होगा। आगे लिखा हुआ है द रेस्टिंग पोटेंशियल इज अल्टीमेटली रीस्टेब्लिश्ड। दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी -70 वाली वैल्यू हासिल हो जाएगी। किस तरह से? बाय क्लोजिंग ऑल द वोल्टेज गेटेड चैनल्स। दोबारा से वो सारे गेट बंद किए जाएंगे। एंड बाय द एक्टिविटी ऑफ सोडाशियम पोटेशियम आयन पंप। और सोडाशियम आयन पंप्स की वजह से भी ये दोबारा से काम होगा, यानी कि वो 3 सोडियम को बाहर ले रहे हैं, अंदर जो है वो 2 पोटेशियम को लेकर आ रहे हैं, तो इससे भी दोबारा से वही -70 मिली वोल्ट वाली चार्ज बरकरार हो जाएगी। सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाएगा। फिर हमारे पास है लास्ट टॉपिक इस पूरे टॉपिक का, एक्शन पोटेंशियल का, वो है वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स के नर्व इम्पल्स किस रफ्तार के साथ किस तरह से वो मूव करता है। तो लिखा हुआ है एक्शन पोटेंशियल मस्ट ट्रेवल रैपिडली। नर्व इम्पल्स जो है उसे बहुत ही तेज़ी से ट्रेवल करना होता है। एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड 2 ways टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए एनिमल्स के अंदर 2 तरीक़ेकार यूज़ किए गए हैं। एक्शन पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए एनिमल्स में 2 तरीके यूज़ किए गए हैं। 2 तरीके कौन से हैं? लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ द डायमीटर ऑफ द एक्सॉन इज़ लार्जर। अगर एक्सॉन का डायमीटर बड़ा है तो हमारे पास जो स्पीड होगी वो भी नर्व इम्पल्स की बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका कौन सा है? और इफ़ द एक्सॉन इज़ माइलिनेटेड। और अगर एक्सॉन के पास माइलिन शीट मौजूद है तब भी जो है वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहले हम देखें तो अगर डायमीटर होगा तो क्या फ़र्क होगा। लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ एन एक्सॉन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कम लगेगा, डायमीटर के बड़े होने की वजह से रेजिस्टेंस कम लगेगा, इस वजह से जो है बहुत ही तेज़ी से नर्व इम्पल्स मूव करेगा। और यही हमने बातें पढ़ी हुई है फिज़िक्स में। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना डायमीटर बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो चार्जेस आसानी से मूव कर पाएंगी। आगे लिखा हुआ है सो द लार्जर डायमीटर एक्सॉन्स है लेस रेजिस्टेंस टू नर्व इम्पल्स। बड़े डायमीटर वाले एक्सॉन्स को कम रेजिस्टेंस होगा कि वो आगे मूव कर सकें, उनके जो करंट है चार्जेस फ्लो कर सकें। ट्रांसमिशन स्पीड कितनी हो सकती है? ट्रांसमिशन स्पीड वेरीज फ्रॉम सेवरल सेंटीमीटर पर सेकेंड इन वेरी थिन एक्सॉन्स टू अबाउट 100 मीटर्स पर सेकेंड इन जियांट एक्सॉन्स। हमने कहा जो एक्सॉन बड़ा होगा डायमीटर के मुकाबले में उसके अंदर ज़्यादा स्पीड होगी और जो छोटा एक्सॉन होगा उसमें कम स्पीड होगी। तो जो थिन एक्सॉन्स हैं उनके अंदर कुछ सेंटीमीटर पर सेकंड का रफ्तार हमें देखने को मिलेगा और जो बड़े एक्सॉन्स हैं उनमें हमें 100 मीटर पर सेकंड भी देखने को रफ्तार मिलेगी। मज़ीद लिखा हुआ है माइलिन एक्सॉन्स के बारे में कि उनमें किस तरह से एक्सॉन रैपिडली ट्रेवल करते हैं। तो लिखा हुआ है माइलिनेटेड एक्सॉन्स कंडक्ट इम्पल्स मोर रैपिडली देन अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स। माइलिन वाले एक्सॉन ज़्यादा तेज़ी से इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं। क्या वजह है? बिकॉज द एक्शन पोटेंशियल इज इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स आर ओनली प्रोड्यूस एट द नोड ऑफ रेनेवियर। हमें मालूम है कि जहाँ पर माइलिन शीट होती है वहाँ 2 माइलिन शीट के बीच में कुछ गैप ही मौजूद होता है जिसे नोड ऑफ रेनेवियर कहा जाता है। तो जो एक्सॉन जिनमें माइलिन शीट मौजूद है तो माइलिन शीट वाली जगह पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा, लेकिन जो नोड ऑफ रेनवियर वाली जगह है जो स्मॉल गैप्स हैं उनके बीच में हमें जो है एक्शन पोटेंशियल यानी कि चार्जेस का डिफरेंस नज़र आएगा। अब आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन हमें नज़र आ रहा है। इसमें पूरा एक्सॉन जो है पूरे एक्सॉन से होता हुआ नर्व इम्पल्स जाएगा तो उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो माइलिनेटेड एक्सॉन मौजूद है इसमें सिर्फ वो नोड ऑफ रेनवियर वाली जगह जहाँ पर माइलिन शीट नहीं है तो सिर्फ उस जगह से होता हुआ जाएगा, बीच वाले एरिया को वो स्किप कर देगा। तो एक जगह से नर्व इम्पल्स गुजरा, फिर स्किप करके दूसरी जगह पे पहुंच गया, फिर स्किप करके आगे वाली जगह में चला जाएगा। तो इस तरह से कम फासला उसको लगेगा और बहुत ही तेज़ रफ्तारी से वो चला जाएगा। और एक दूसरी चीज़ भी लिखी हुई है आल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द एक्सॉन मेम्ब्रेन ओनली एट द नोड। एक्सॉन की मेम्ब्रेन क्योंकि कवर हुई पड़ी है क्योंकि माइलिन शीट वहाँ पर मौजूद है तो बाहर का फ्लूइड जो है वो भी एक्सॉन मेम्ब्रेन के साथ सिर्फ नोड वाली जगह पर कनेक्टेड है।
so that the flow of ions between the inside and outside of the axon can occur only in those areas। तो क्योंकि सेल के बाहर जो आयंस मौजूद हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ नोड वाली जगह पर जो गैप है वहीं पर दाखिल हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस एक्सॉन के अंदर ये वाला एरिया ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अंदर आ सकती है और यहीं से पोटेशियम के आयन से बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ चार्जेस का जो एक्सचेंज होगा वो हमें इसी नॉन माइलिनेटेड जगह पर देखने को मिलेगा। और जो माइलिन वाला एरिया है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी एक्सचेंज भी हमें आयंस की देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि पूरा का पूरा ये ब्लैक का स्किप हो जाएगा। तो वही बात लिखी हुई है, द एक्शन पोटेशियम डज नॉट प्रोपोगेट ओवर द लेंथ ऑफ द एक्सॉन। पूरी एक्सॉन से होता हुआ नर्व इम्पल्स नहीं गुजरेगा, बट रेदर जंप फ्रॉम नोड टू नोड, लेकिन वो नोड से नोड तक जंप लगाएगा, स्कीपिंग द इंसुलेटेड रीजन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन की कवर्ड रीजन से माइलिन शीट वाली जो शेवान सेल्स ने बनाई है वो रीजन स्किप हो जाएंगी। दिस मैकेनिज्म कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन। इसे साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है, जिसके अंदर इंसुलेटेड एरिया माइलिन शीट वाली एरियाज जो नोड्स के बीच में है वो स्किप हो जाती हैं और सिर्फ नोड टू नोड जो है इम्पल्स ट्रेवल करेगा। इसके अंदर जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो कितनी होगी, लिखा हुआ रिजल्ट्स इन फास्टर इम्पल्स ट्रांसमिशन अप टू 150 मीटर पर सेकेंड इन सम न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन्स के अंदर 150 मीटर पर सेकंड तक जो है इतनी ज़्यादा रफ्तार के साथ, एक सेकंड में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ जो है हमारे पास न्यूरॉन जा रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्शन पोटेंशियल का टॉपिक हुआ खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।